भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। संस्कृति संवाद, जहां संवाद होता है संस्कृति का, बात होती है परंपरा की, धरोहर की, इतिहास की, त्योहारों की और भारत की विविधता की। हर परंपरा एक कहानी कहती है और हर कहानी में कोई ना कोई सूत्र होता है संस्कृति का। भारतीय संस्कृति निरंतर और निर्बाध बहने वाली नदी की तरह है, जो सभ्यताओं को पोषित करती चली आ रही है। ये सर्व समावेशी संस्कृति है जिसमें अपना पराया ये सब कुछ नहीं होता, कोई भेद नहीं। भारतीय संस्कृति की इसी विराट स्वरूप की झलक आपको दिखाने की कोशिश का नाम है हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद। तो आगे बढ़ने से पहले आज के एपिसोड की झलकियां देख लेते हैं। आईजीएनसीए के कला निधि प्रभाग ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया। सुगंधा देवी अपने कार्यों और व्यवहार के कारण जनमत संग्रह से चुनी गई पहली शासक बनी। कपिला जी पहले ऐसा था तो वहाँ के जितने भी नर्तक थे लड़कियां बन के नाचती। नंदीग्राम गांव, जिसे इसके प्राचीन नाम भरत कुंड के नाम से भी जाना जाता है। झलकियों से तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या कुछ खास है आज के एपिसोड में। वैसे बीते हफ्ते आईजीएनसीए मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों में कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां में हम आपको बताते हैं कि आईजीएनसीए द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से रहे लास्ट वीक में। तो आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। आईजीएनसीए के कला निधि प्रभाग ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया। इस व्याख्यान का विषय था आदि शंकराचार्य का भारतीय ज्ञान परंपरा में योगदान। कार्यक्रम में वक्ता के रूप में उपस्थित जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामनाथ झा ने अपने संबोधन में कहा, उनका जितना नॉलेज सिस्टम है वो आज का जो लेटेस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी, उस रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेस पे सारा है। आज भी उनका टेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो आज उनसे ज़्यादा आगे कोई रिसर्च मेथड नहीं है। तो उन्होंने जो भी बात कही वो तर्क पे कही। वहीं इस व्याख्यान में उपस्थित आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा, आने वाली पीढ़ी को निस्संदेह आचार्य शंकर का महत्व जानना चाहिए। उन्हें ये भी जानना चाहिए कि भारत की जो भावात्मक एकात्मता है उसमें शंकराचार्य जी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हें ये भी जानना चाहिए कि भारत की ज्ञान परंपरा में, जिसमें कि समूची वैज्ञानिकता है, सिर्फ दार्शनिकता ही नहीं है, वैज्ञानिकता भी है, उसमें शंकराचार्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। कार्यक्रम में आईजीएनसीए के कला निधि के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने भी अपने विचार साझा किए। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर HCL कॉन्सर्ट्स और गुरुकुलम फाउंडेशन ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ मिलकर दूसरे वैश्विक कर्नाटक संगम का आयोजन किया। इस आयोजन में आईजीएनसीए के अध्यक्ष राम बहादुर राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुत 100 स्ट्रिंग्स थीम पर आधारित संगीतमय प्रस्तुति।
जिसमें मृदंगम वादक तंजावुर के मुरुगा भूपति, वीणा वादक निर्मला राजशेखर, संतूर वादक संदीप चटर्जी और तबला वादक पंडित रामदास पलसुले ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारत की समृद्ध संगीत विरासत और सांस्कृतिक एकता का उत्सव मनाया गया। 17 से 25 अगस्त तक चिनार बुक महोत्सव का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर के प्रमुख सचिव संस्कृति सुरेश कुमार गुप्ता, श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर IAS डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन भट्ट ने स्टॉल का दौरा किया। IGNC के क्षेत्रीय निदेशक श्रुति अवस्थी ने स्टॉल पर आए अतिथियों को पुस्तकों के बारे में जानकारी दी। विद्वान वाग्यकार संगीतज्ञ पंडित रामाश्रय झा के अप्रतिम योगदानों को याद करते हुए IGNC के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी और राम रंग समिति ने संयुक्त रूप से राम रंग जयंती संगीत समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित ने काशी की उन्नत संगीत परंपराओं में नादवेद से लेकर राम रंग जी तक की विस्तृत सांगीतिक परंपरा का उल्लेख किया। समारोह में विभिन्न कलाकारों ने राम रंग रामायण के अंतर्गत विविध रंगों में अनुपम बंदिशें प्रस्तुत की। कार्यक्रम में काशी की संगीत परंपरा के मूर्धन्य विद्वानों और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने मणिपुर की सुबिका कला का इतिहास और सौंदर्य शास्त्र पर आभासी वार्ता यानी वर्चुअल टॉक का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर रेम्बेबो ओडियुओ ने सुबिका जैसी स्वदेशी कला रूपों के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया, तो वहीं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर सफा युमनाम ने 18वीं और 19वीं सदी में विकसित हुई सुबिका कला को मणिपुर की एक अनूठी कला बताया। सप्ताह की सुर्खियों के बाद अब बारी है सांस्कृतिक प्रस्तुति की। भारतीय संगीत में वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व है। वाद्य यंत्र संगीत की जान है। तानपुरा, वीणा, सितार, सरोद, वायलिन, सारंगी और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे गुणी कलाकार से मिलवा रहे हैं जो सरोद, सुरसिंगार, मोहन वीणा, सेनी रबाब जैसे कई शास्त्रीय वाद्यों में पारंगत हैं। इसीलिए इन्हें बहुमुखी कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध संगीतकार जयदीप मुखर्जी की। तो आइए आपको सुनवाते हैं उनका सुरसिंगार वादन। ये प्रस्तुति उन्होंने IGNC के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर दी थी।
जयदीप मुखर्जी के सुर सिंगार वादन की मधुरता ने आपके कानों में यकीनन मिश्री सी घोल दी होगी। बहरहाल अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ। भारत में महिलाओं की सत्ता और प्रशासन में भागीदारी हजारों वर्षों से चली आ रही है। जब जब बाहरी आक्रांताओं ने भारतीय भूमि पर अपनी कुदृष्टि डाली, तब तब यहाँ की वीरांगनाओं ने भी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया और बलिदान भी दिया। उन्होंने शासन प्रशासन में भी अपनी कुशलता का लोहा मनवाया। आज सिने सर्कल के खास सेगमेंट में हम कश्मीर की ऐसी ही 13 वीरांगनाओं की कहानी आपको दिखा रहे हैं, जिनके कुशल नेतृत्व के कारण धरती का स्वर्ग कश्मीर को एक नया और अनूठा नाम मिला, स्त्री देश। उन्हीं वीरांगनाओं की शौर्य गाथा है फिल्म स्त्री देश। आइए देखते हैं। राजा अवंती वर्मन, जिनके नाम पर अवंतीपुरा आज भी स्थित है, के पुत्र शंकर वर्मन ने राजगद्दी संभाली और समय ने एक बार फिर करवट ली। इस विजय अभियान में अचानक एक तीर शंकर वर्मन की गर्दन पर लगा और उनकी मृत्यु हो गई। श्रीनगर अभी काफी दूर था। राजा के न रहने पर बगावत के खतरे पैदा हो जाते। रानी दोराहे पर खड़ी थी। उसने एक उपाय सोचा। संकट की घड़ी थी। राज्य को चलाने वाला कोई शासक नहीं बचा था। तब कुछ बुद्धिमान मंत्रियों ने एक जनसभा बुलाई और संभवतः सुगंधा देवी अपने कार्यों और व्यवहार के कारण जनमत संग्रह से चुनी गई पहली शासक बनी। पितृसत्ता में ये तब भी आसानी से हजम नहीं हुआ और कुछ सालों में ही कुछ ईर्ष्यालु मंत्रियों ने षड्यंत्र से सुगंधा को सत्ता से बेदखल कर दिया। फिर कुछ समय बाद सुगंधा के विश्वास पात्र मंत्रियों के कहने पर श्रीनगर के बाहरी इलाके में सत्ता दोबारा पाने की चाह में सुगंधा ने एक युद्ध जरूर लड़ा, पर उसकी हार हुई। इस देश की ये महानायिका कारावास की अंधियारी कोठरी में खो गई। सुगंधा के सुख शांति वाले शासनकाल के बाद करीब 50 वर्षों तक राजनीतिक अस्थिरता की शुष्क आंधियां चलती रहीं। कश्मीर में अमन का हरा भरा वृक्ष सूख गया। इसी बीच कश्मीर के पड़ोस में लोहार एक महान साम्राज्य के रूप में उभरा। उस साम्राज्य के एक तरफ कश्मीर और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक फैला हिंदू शाही साम्राज्य था। इसी लोहार साम्राज्य की राजधानी लोहरेन में एक राजकुमारी दिद्दा का जन्म हुआ। नन्ही राजकुमारी अपंग थी। महाराज सिम्हराज ने उसे त्याग दिया और उसकी परवरिश वलजा नामक सेविका ने की। इधर राजकुमारी जवां हो रही थी, उधर कश्मीर में साल 950 ईस्वी में राजा पर्वगुप्त के पुत्र अय्याश राजकुमार क्षेमगुप्त ने राजगद्दी संभाली। उसने अपने ही मंत्री फाल्गुन की पुत्री से शादी की, पर फिर एक दिन शिकार के दौरान उसने दिद्दा को देखा। उसके रूप और वाक चातुर्य से आकृष्ट हुआ। वारिस की चाह में उससे शादी की। शुरुआत में दिद्दा को सामाजिक स्वीकार्यता नहीं मिली, क्योंकि उसकी अपंगता को अपशगुन की तरह देखा गया। फिर भी दिद्दा ने शासन में हाथ बटाया और फिर क्षेमगुप्त की चाहत और दिद्दा के लिए सम्मान इस कदर बढ़ा कि उसने अपने नाम के आगे दिद्दा का नाम लगाना शुरू किया। राजा क्षेमगुप्त से दिद्दा को एक पुत्र हुआ, अभिमन्यु। अभिमन्यु अभी छोटा ही था कि क्षेमगुप्त की असमय मृत्यु हो गई। दिद्दा दोराहे पर खड़ी थी। ऐसे में क्षेमगुप्त और दिद्दा के विश्वास पात्र मंत्री नरवाहन की सलाह और अपनी सूझबूझ से सती होने की बजाय राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेने का फैसला उसने लिया। दिद्दा को प्रजा का पूरा सहयोग मिला। उसने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कई युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारी।
स्त्री देश कश्मीर की इन 13 असरदार स्त्रियों की कहानियां न जाने कहां गुम हो गई। कभी राजसत्ता, कभी पितृसत्ता, तो कभी स्त्रियों ने खुद इन्हें वो महत्व दिया ही नहीं जिनकी वो हकदार थीं। लोक कथाओं से भी ये कैसे और कब धूमिल हुई किसी को खबर ही नहीं लगी। आज स्त्री देश की इन स्त्रियों और उनके कार्यों को समझने के बाद ये बात दावे से कही जा सकती है कि इन वीरांगनाओं ने कश्मीर और देश दुनिया को वो सब दिया जिसके लिए हमें इनका कृतज्ञ होना चाहिए था, और हम इन्हें ही भुला बैठे। इन स्त्रियों की कहानियां हमारी लोक कथाओं में शामिल होनी बेहद जरूरी है, ताकि न सिर्फ कश्मीर की बल्कि सभी लड़कियां इन महानायिकाओं में अपनी रोल मॉडल देख पाएं। इस फिल्म को देखकर आपको जरूर गर्व की अनुभूति हुई होगी कि भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं का कितना योगदान रहा है। बात चाहे घरेलू मोर्चे की हो, युद्ध के मोर्चे की हो या फिर कला क्षेत्र की, महिलाओं ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। नृत्य भी ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें महिलाओं का योगदान अतुलनीय है। भारत में शास्त्रीय नृत्य की परंपरा बहुत प्राचीन और समृद्ध है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली और मोहिनीअट्टम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं। इनमें से कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। आज संस्कृति संवाद के विशेष साक्षात्कार सेगमेंट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दिग्गज कथक नृत्यांगना पद्मश्री सितारा देवी से। उन्हें नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि भी दी गई है। सितारा देवी मुद्राओं, भाव भंगिमाओं और अभिनय से ऐसा वातावरण बना दिया करती थीं कि देखने वाले तो उसमें खो जाते थे। तो आइए मिलते हैं नृत्य साम्राज्ञी सितारा देवी से। आपका बचपन, आपके पिताश्री का निवास स्थान, वो उसमें से कितनी धाराएं निकली कलाओं की। बिल्कुल सही। तो मैं चाहती हूँ कि आप शायद, अगर आपको ये स्वीकार हो, तो वहीं से शुरू करें बात। आज जो कुछ भी आप लोग दुनिया से मान सम्मान जो कुछ मिला, अवार्ड्स मिले, प्यार मिला, मोहब्बत मिली, सारी चीज़ें मिली, सब उनका श्रेय है, उनका आशीर्वाद है। और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की। सब पूरे ख़ानदान को उन्होंने कहा कि मेरी माँ से जब शादी करके आए तो बोले कि भाई मैं तो, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास जो कुछ है, मेरे पास विद्या है, वो मैं तुम्हारे बच्चों को वही मैं दे सकता हूँ। बनारस में जी कपिला जी पहले ऐसा था, तो वहाँ के जितने भी नर्तक थे लड़कियाँ बन के नाचते थे। तो ये प्रथा तो पहले थी। अभी जो भी रामलीला जितना होता है वहाँ सीता वो लड़का ही बनता है। सही, बिल्कुल। और लड़कियों को वहाँ बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जिस ज़माने में हम सीख पाए वो ज़माना बहुत अच्छा था अभी से। लेकिन सितारा जी, जब आप बनारस से बम्बई गई तो फिर वहाँ तो दूसरी तरह का वातावरण था। बम्बई में ये जैसे भरतनाट्यम, कथक, ये सब कुछ था नहीं, कुछ नहीं था। आज मैं 62 साल की बात कर रही हूँ। मैं आई हूँ 12 साल की उम्र में। कुछ पिक्चर बन रही थी, उषा हरण, तो क्या धार्मिक पिक्चर हम लोग सब बना ही रहे। पहले बहुत बनता था, तो बोले भाई नाच गाना नहीं है, शास्त्रीय गाना तो था महाराष्ट्र का, लेकिन भाई नाच वाच नहीं है, राधा कृष्ण नाचे, वो नाचे, शिव नाचे। तो निरंजन शर्मा थे, वो बनारस के थे। कहे भाई हमने सुना है कि ये सुखदेव महाराज की लड़कियां नाचती हैं, तुम बनारस जाओ, अपने असिस्टेंट को भेजा। अब जाकर पता लगा कि मोहल्ले में देखो, अगर उनमें से कोई लड़की आती तो उसको लेकर आओ, और लड़की छोटी चाहिए, क्योंकि हीरोइन उनकी थी सुल्ताना करके, जुबैदा की बहन, बहुत सुंदर। तो कहे ठीक है। कहीं पहुंच गए वो, तो उस वक्त हम रियाज कर रहे थे, पिताजी नचा रहे थे, तो आए तो बंद हो गया। बम्बई, अरे बाप रे, बम्बई का आदमी आया है। अब पूरे हलचल मच गया। बैठिए 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 बैठिए, पानी नाश्ता। अरे नहीं आप रहने दीजिए, इस बच्चे को नचाइए ना, हम इसका डांस देखेंगे। फिर पिताजी ने फिर नचाया। कहें देखिए हम किस लिए आए हैं कि हम इस बच्ची को बम्बई ले जाना चाहते हैं, और पिक्चर में ऐसा रोल है कि एक 12-13 साल की लड़की है, हंसती खेलती भागती है, हीरोइन का दिल बहलाती है, नाचती है, उससे मजाक करती है, चंचल लड़की, ऐसा चाहिए मुझको। पिताजी बोले कि अभी तो इतनी छोटी, तालीम दे रहे हैं हम, इसको सिखा रहे हैं,
कहे वहाँ भी तालीम दीजिए, आपको बहुत बड़ा फ्लैट मिलेगा, सब जो भी चाहिए आपको सुविधाएं सब मिलेंगी आपको। तो कहे ठीक है। तो नंदा दीदी ये लोग सब जवान जवान थे, कहे आपकी बेटियां इन लोगों को भी ले चलिए तो हीरोइनें बन जाएंगी जाते ही। तो हम लोग सब आ गए, फ्लैट में रहने लगे और गाने में उन्होंने सिद्धेश्वरी बाई को बुलाया। क्लासिकल। हाँ मुझे याद है। पूछा पिताजी से कि यहाँ, कहे कि अभी यंग में तो सिद्धेश्वरी बाई हैं, आप जाइए दाल की मंडी, वहाँ पर उनका मुजरा होता है। तो वहाँ गए, फिर उनको बुक किया। पूरे बम्बई में हल्ला हो गया कि ये कौन सा नाच है, ये लड़की नाचती है। फिर ओपेरा हाउस में प्रोग्राम देखने आए, वहाँ नाचे। कहीं ये तो नाच बिल्कुल अलग लगता है, क्या कहा है, हम लोगों ने नहीं देखा। तो मेरे पिताजी ने कहा ये कथा नृत्य है, हमारा राधा कृष्ण का ये सब नृत्य है, शिव पार्वती का है, वो सब ये नृत्य है, भले हमको यही सब चाहिए। हमें अवॉर्डेड फिल्म है हमारी वतन, महबूब खान की, महबूब साहब की। उसमें अपना उस वक्त की स्टार लोग के, विभो उनका नाम, कुमार विभो को खूब जानती थी। विभो का आप जानती हैं, हाई पाकिस्तान। कुमार जो पूरन भगत में काम किए थे, सुपरस्टार, वो हीरो थे। एक माया बनर्जी थी लड़की, वो थी, मैं थी उसमें। तो तीन हीरोइनें थी। मैं उस वक्त 14 साल की थी उस पिक्चर में। तो बेस्ट एक्टिंग का मुझे अवार्ड मिला है, अभी रखा हुआ है अवार्ड, बहुत और बढ़िया। सोने का अवार्ड, सोने का वो सोना 22 रुपए तोला था, 12 ग्राम। तो सोने का अवार्ड मिलता था। फिर महबूब खान की दूसरी पिक्चर उनकी अपनी बनी नजमा, उसमें बेस्ट एक्टिंग अवार्ड मुझे मिला। 2 पिक्चरों में मुझे एक्टिंग अवार्ड मिला है। और जो भी मान मिला है आप लोगों ने सबने दिया है, वो तो आपके सामने ही है। आइए अब रुक करते हैं संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट, मेरा गांव मेरी धरोहर का, जिसमें आप रूबरू होते हैं भारत के किसी एक गांव की विशेष लोक कला और परंपरा से। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत देश के सभी गांव का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। और आज इस सेगमेंट में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के गांव नंदीग्राम को। आइए देखते हैं। नंदीग्राम गांव, जिसे इसके प्राचीन नाम भरत कुंड के नाम से भी जाना जाता है, भगवान राम के वनवास के दौरान राजा भरत ने राज्य की राजधानी अयोध्या के बजाय नंदीग्राम से शासन किया। नंदीग्राम गांव की आबादी 1689 है। खेती और पर्यटन गांव में आय का मुख्य स्रोत है। गांव की मुख्य फसल गेहूं और बाजरा है। ये गांव बरगद, पीपल और जामुन के पेड़ों से समृद्ध है। नंदीग्राम में प्राचीन भरत कुंड भी है, जो 52 एकड़ में फैला है। रामायण के दृष्टिकोण से इस स्थान का बड़ा महत्व है। राम जन्मभूमि से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर स्थित है नंदीग्राम। नंदीग्राम के स्वर्णिम इतिहास के प्रतीक यहाँ पर बने कुछ प्राचीन मंदिर हैं, जैसे कि राम भरत मंदिर। यहाँ एक गुफा भी है, जहाँ भरत जी ने तपस्या की थी। भरत हनुमान मंदिर, जहाँ भरत व हनुमान जी की भेंट हुई थी। राम जानकी मंदिर, यहाँ प्रभु राम तथा जानकी माता एक दूसरे के समक्ष आए थे। नंदीग्राम में एक पिचसी मंदिर है। यहीं पर राम जी का मंदिर है, जहां भरत जी ने उनके पादुकों को विराजमान कर 14 साल उनकी पूजा की थी, जिसमें लोग दूर दूर से पिंड दान करने आते हैं। ये मेला रामनवमी और नवरात्रि में लगता है। नंदीग्राम के दिन की शुरुआत पूजा आरती तथा मंदिर में बजती घंटियों की मधुर वाणी और सुगंधित धूप द्वीप से होती है। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। वैसे आपके सुझाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप अपने सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारी ईमेल आईडी है ये। आपसे डीडी भारती पर फिर से मुलाकात होगी IGNCA के स्पेशल प्रोग्राम संस्कृति संवाद के साथ, जो आपको रूबरू करवाएगा भारत की बहुरंगी संस्कृति से।
फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।